This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor, and I welcome all of you on this platform. And today we have a very important episode. Before I proceed, I must let you know something very important about this course because you have just started learning online, so you may have some still problem. You may still have some problems, and if you are still you have not subscribed my channel, so it's better you subscribe this channel, press on bell icon so you will receive the notification on time as I upload my sessions. And the course content which we normally have, it starts from the basics and we go towards advanced level. And today we are going to study sentence formation with all of you. कोर्स की जो टाइमिंग्स हैं तमाम स्टूडेंट्स अपने जहन में बिठा लीजिए। सुबह में आप 10 से 12 ज्वाइन कर सकते हैं, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10, कोई सी भी टाइमिंग पर आप क्लास ज्वाइन करें, आपको कंटेंट सेम मिलता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन आपके लिए रखा हुआ है, 1-to-1 डिस्कशन सेशन। जैसे सुबह में आज आपने 12 से 1 का एक सेशन लिया, आप वही उसी तरह का एक सेशन 7 से 8 में भी अवेल कर सकते हैं। फ्राइडे इज ऑलवेज स्पेशल, फ्राइडे हैज बीन स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। और इस दिन आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, लाइक रोल प्ले, डिबेट्स, फ्लुएंसी टेस्ट, हु इज नेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशन। आज 18 दिसंबर है और तीसरे बैच का आगाज हो रहा है। 40% डिस्काउंट चल रहा है और इस साल की ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हम हमेशा कहते हैं आपसे, जब भी आपको हमें ज्वाइन करना हो, 3 दिन की वर्कशॉप लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसके बाद बाकायदा तौर पे हमारे सेशंस का हिस्सा बने। अगर अभी तक आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो हु आर यू वेटिंग फॉर? किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं? यू बेटर गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो सेशन है, याद रखें, दिस इज माय थर्ड इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये मेरा तीसरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और कल मेरा चौथा और आखिरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा इस कोर्स का। यानी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के बाद आपका कोर्स स्टार्ट होता है और जो आपका कोर कंटेंट है इस कोर्स का वो स्टार्ट होता है तकरीबन 8 लेक्चर्स के बाद। मैं नहीं कहता 4 हफ्ते तक आपकी जबान खुलती है। 4 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर आप इस काबिल हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं, सर आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई आई एम ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। ये इस बात का एहसास भी हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ बच्चे ये बातें कहना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस को अगर बेटा आप क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को। हम किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो लाजमी तौर पर उसमें 3 चीजें हुआ करती थी। ठीक है, आज आपके सामने आपको नजर आ रही हैं 4 चीजें। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये 4 चीजें कैसे आ गई। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। 4 चीजों की मदद से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। एडवर्ब एक नई चीज है और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा और आपको इस बात को जहन में बिठाना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते में मेरा एक लेक्चर होगा जो इस उसका ये सपोर्टिंग लेक्चर है। एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस। एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस। टाइम एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करता हूं, जैसे डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक, दे ऑल आर एडवर्ब्स। हर एडवर्ब का ताल्लुक एक टेंस से है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल। मैं आपकी आसानी के लिए, आपको परेशानी ना हो, तो जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, या तो हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम एस और ई एस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, यानी कि कभी हम टीचर्स लिखते हैं
कभी हम टीच लिखते हैं या फिर हम कभी टीचर्स लिखते हैं, लेकिन इसका फैसला करता कौन है? इसका फैसला एडवर्ब कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर एवरी मंथ। यहाँ पर वर्ब के साथ एस का इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि आगे एक ऐसा एडवर्ब ऐड हुआ है जिसका ताल्लुक प्रेजेंट सिंपल से, एवरी करके कुछ भी आ जाए, एवरी मंथ हो, एवरी वीक हो, एवरी वेंसडे हो वगैरह। एडवर्ब अगर एट द मोमेंट होगा, दीज डेज होगा, नाउ अ डेज, राइट नाउ, नाउ, ये सब टाइम एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन हर टाइम का एक अलग टेंस से ताल्लुक है। अगर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको इज, एम, आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस आप उसके साथ वर्ब आईएनजी लगाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात है, अभी मैं आपसे पर एक एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। अगर इसी तरह से अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप हैज, हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। ऐसे ही याद आ रही है बचपन की बातें। और ये आप एडवर्ब को देखकर फैसला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव एक सेंटेंस लिख रहा हूं। सर हसीब ब्रैकेट में टीच अस ट्वाइस अ वीक। ठीक है ना? मैं यहाँ पर एक और वर्ड लगा देता हूँ, यूजुअली, आपके लिए और आसानी हो। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिख दूं, सर हसीब, यूजुअली का वर्ड मैं हटा देता हूं, ठीक है, यूजुअली का वर्ड हटा देते हैं, सर हसीब टीच अस राइट नाउ। अब आपके सामने राइट नाउ आ गया है, ठीक है। ऊपर देखिए क्या आ रहा था, यूजुअली, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब लिखा हुआ है यहाँ सर हसीब, यूजुअली की जगह लिख देते हैं ऑलरेडी, सर हसीब ऑलरेडी टीच अस टेंसेस। अब आपने अपनी लिस्ट को देखिए, गौर से देखिए और अपना जवाब सबमिट कराइए। आपके माइक्स के कंट्रोल्स भी आपके पास आ गए। आप अपने माइक को ऑन करके अपना आंसर सबमिट कराइए। यस, एक दफा माइक पे आपको टैप करना पड़ेगा, फिर वो ऑन होगा। वालेकुम सलाम। यस, अब अरूबा देखिए, एडवर्ब को देखिए, यूजुअली, राइट नाउ और ऑलरेडी। इन तीनों एडवर्ब्स को देखकर क्या आपका वर्ब बदलेगा या वैसे ही रहेगा? बदलेगा ना? बदल बदल कर दिखाइए। सर हसीब यूजुअली, सर हसीब यूजुअली, आवाज मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही, तहमीना, Sir Hasib usually teaches us twice a week. सर हसीब यूजुअली टीचर्स अस ट्वाइस अ वीक। सर हसीब आमतौर से हमें हफ्ते में 2 दिन पढ़ाते हैं। अगर अगले सेंटेंस में तहमीना आप देखें, राइट नाउ लिखा हुआ है, तो अब राइट नाउ को देखकर आपका सेंटेंस कहाँ चला जाएगा? तहमीना का Sir, माइक। यस, अरूबा बताइए। Sir Hasib is teaching us right now. आपने एडवर्ब को देखकर अपना वर्ब बदल दिए। Yes, sir. अब ऑलरेडी दिख रहा है आपको, अब क्या Yes, sir. करेंगे? Sir Hasib already teached us sentence. अस्तगफिरुल्लाह, टीच की थर्ड फॉर्म? Taught. Sir Hasib has already teached us tenses. टीच की थर्ड फॉर्म?
taught us. teached, अस्तगफिरुल्लाह, taught us. taught. Sir Hasib Taught us. has already taught us tenses. Sir Hasib हमें पहले ही tenses पढ़ा चुके हैं. Sir Hasib has already taught us tenses. आ गई बात समझ? Sir Hasib has already taught us tenses. आपको ये बात समझ आ रही है कि एडवर्ब को देखकर हमारा सेंटेंस बदल जाता है. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही सेंटेंस लिखता इस तरह से, सर हसीब, और यहां पर लिखा हुआ है टीच अस टेंसेस नेक्स्ट वीक, अब आपका जवाब कहां जाएगा? सर फ्यूचर में जाएगा. बताइए से. बताइए. बताइए, जवाब सबमिट कराइए. Sir Hasib will teach us tenses next week. एक्सेलेंट. सर हसीब will teach us tenses next week. और आखिरी देखिए, सर हसीब teach us tenses last week. Sir Hasib taught us tenses last week. अब इससे एक बात को जरा समझिए कि जब हम देखो बेटा, ये जो 2 से 3 हफ्ते है ना, मैं इसमें बोलना, मेरा काम बोलना नहीं, सिखाना नहीं है. मैं आपको मिजाज को समझा रहा हूँ कि देखो लैंग्वेज के मिजाज को समझो. तो वो लोगों के वर्ब के अंदर सबसे पहली जो गलती नजर आती है ना, हम लोग जब आप लोगों की लिसनिंग को सुनते हैं, यू नॉर्मली मेक मिस्टेक्स इन योर वर्ब. अच्छा, वो वर्ब की मिस्टेक क्या है, वजह क्या है? कि आप टाइम को सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. और टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए गोरे ने एडवर्ब्स बना कर दिए. अगर हम आज की तारीख में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखा है ये मैंने आपके सामने, तो आपको ये अपने नोट्स के अंदर ये वाली कॉपी पेज नहीं मिलेगा, इसको अपने पास आप नोट कर लीजिएगा. आपको हर सिचुएशन के एडवर्ब्स अलग से लिख करके दिए गए. अगर आप देखें प्रेजेंट है तो आपके पास ये एडवर्ब्स आ रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो ये एडवर्ब्स हैं. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल में चले जाए. कभी भी एट द मोमेंट आपको प्रेजेंट सिंपल में नजर नहीं आएगा, कभी आपको रिसेंटली प्रेजेंट सिंपल में नजर नहीं आएगा. हर टेंस के अपने अलग अलग फैमिली वर्ड्स हैं. मैं इनको फैमिली वर्ड्स भी कहता हूं, मैं इनको एडवर्ब्स भी कहता हूं. आप गौर से देखिए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी नजर आ रहा होगा. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जो सेंस ऑफ और है वो एडवर्ब्स नहीं है, वो प्रेपोजिशंस. ठीक है, बाकी जितने लिखे हैं वो सब एडवर्ब्स. आपकी बात समझ. अगर पास्ट टेंस लगाना होगा तो हम टीच की जगह पर क्या लिखते हैं? टॉट. यानी कि हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इस बातों को याद रखिएगा क्योंकि आने वाले वक्तों में ये बातें आपको काम आएंगी. ठीक है, पीटी का मतलब पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. फ्यूचर सिंपल है तो आप क्या लगाते हैं? आप विल लगाएंगे, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. आ गई बेटा? आपको तो थोड़ा बहुत कुछ समझ आया कि एडवर्ब और वर्ब का कितना गहरा ताल्लुक है. अब अगर एक एक्सरसाइज आपको मिले, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एडवर्ब को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाइए, तो आप लगा देंगे? है बेटा? Yes, sir. पक्की बात है. इस फर्रे को अपने पास रखिए, सामने रखिएगा, आप वो एक्सरसाइज पूरी बिल्कुल सही सही कर लें. लेकिन वो एक्सरसाइज अगले हफ्ते आएगी, इस हफ्ते नहीं आएगी. ये सपोर्टिंग लेक्चर है उसका. अब आपके पास पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब. जब हम एक एडवर्ब की पोजीशन की बात करते हैं कि एडवर्ब आता कहां पर है, तो बेटा एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, एडवर्ब सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है, एडवर्ब वर्ब से पहले भी आ सकता है. सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे. सर हसीब हमें रोजाना पढ़ाते हैं. एवरीडे को आप शुरू में ले आइए, पंचुएशन का ख्याल रखिएगा. एवरी का ई कैपिटल हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा. सर हसीब एवरीडे टीचर्स अस. एवरीडे को हमेशा अलग अलग करके लिखिएगा. मिलाकर लिखेंगे तो मिलाकर लिख दिया तो फिर उसका मतलब कुछ और हो जाएगा.
मिलाकर लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा रोजमर्रा, और वो फिर एडवर्ब नहीं रहेगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। समटाइम्स शी कॉल्स मी, समटाइम्स शी कॉल्स मी, बाज औकात वो मुझे फोन करती है। शी समटाइम्स कॉल्स मी, समटाइम्स को शुरू के जुमले के शुरू में ले आइए, आखिर में ले जाइए, वर्ब से पहले ले आइए। यूजुअली जुमले के आखिर में ले जाइए, वर्ब से पहले ले आइए, सेंटेंस के शुरू में ले आइए। पंक्चुएशन का ख्याल रखिएगा बस। आ गई बात समझ? Yesterday I called Sarah, I called Sarah yesterday, I yesterday called Sarah। सारा को आखिर में ले जाइए, वर्ब के वर्ब से पहले ले आइए, जुमले के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आइए। कुछ एडवर्ब अपनी जगह पर रहते हैं, जैसे नेवर और ऑलवेज, इनको मत छेड़िएगा, दे विल स्टे ऑन देयर सेम प्लेसेस। क्या एक सेंटेंस बगैर एडवर्ब के आ सकता है? इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? क्या एडवर्ब के बगैर भी जुमला बन सकता है? देखो, Yes. पक्की बात है। ठीक है, चलो, बन सकता है। सोनिया प्लेज क्रिकेट, सारा ड्रिंक पेप्सी, दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ड। She talks, she taught, she teaches, I understand, birds fly, she knows, she works. Is it possible, is it possible to form a sentence without an object or without an adverb? क्या ये मुमकिन है कि हम adverb और object के बगैर भी जुमला बना लें? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, that's not a problem, sir. I understand, birds fly, she teaches, Sir Haseeb knows। बात मुकम्मल हो गई। क्या ये भी फिर मुमकिन है कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना? जी सर, बिल्कुल। जब आप महान हस्ती है सर, आप जब आपने ऑब्जेक्ट के बगैर बना दिया, एडवर्ब के बगैर बना दिया, तो फिर सब्जेक्ट किस चिड़िया का नाम? उड़ा दें सर इसको भी। चिड़िया का ही नाम है, उड़ा दिया। कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ। बताइए सही है कि गलत है? ओपन द डोर नाउ। सेंटेंस तो सर बिल्कुल मतलब 100% दुरुस्त है। मतलब इसमें कहीं से हमें ये नहीं लग रहा कि ये गलत है। लग रहा है कहीं से गलत है? No, sir. इट इज Sir, एब्सोल्युटली इन सेंटेंसेस को फ्रेज और क्लॉज को कह सकते हैं क्या? नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, लिखा हुआ है आगे, दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एक बार लेकिन ये कह दे, सिर्फ पूरा पूरा ये कह देना कि भाई सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, तो ये बात शायद कुछ लोग इस पर एतराज कर दें। ये कह देना पूरी पूरी बात कि भाई सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, अगर ये हम कह दें तो हो सकता है कुछ लोग हमारी इस बात से एतराज करें और इस बात को गलत तस्लीम करें कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। उसकी वजह यह है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की पूरी डेफिनेशन हम लोगों को नहीं आती। आप देखिए जरा गौर से, अगली स्क्रीन पे चलते, यहाँ पर तो अब एडवर्ब भी गायब हो गया, हेल्प मी रह गया सिर्फ। अगर सिर्फ आपके सामने हेल्प मी रह गया है तो अब बताइए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट 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 सब्जेक्ट? क्या ये मुमकिन है कि हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना लें? बज़ाहिर ऐसा मुमकिन है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम बना सकते हैं सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। गौर से देखिए एक सेंटेंस को, कॉल सारा, गौर से देखिए, क्या आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है?
No, sir. कॉल सारा को गौर से देखिए, दोबारा देखिए, शायद दिख जाए। दिखा? कॉल सारा से पहले नहीं दिखा आपको? अब दिखा? दिखा के नहीं दिखा? You. दिख You, रहा है sir. ना? बड़ी मुश्किल से दिखा। यानी कि कुछ होता जरूर है, लेकिन ना वो हमारी नजरों में आता है और ना वो हमारी जबान पर आता है। अगर अब हम ये कह दें कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, तो बेटा ये गलत बात है। सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बनता। हाँ, ये मुमकिन है कि आप सब्जेक्ट को ड्रॉप आउट कर दें। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, उसके बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि भाई आई कैन क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, इट कुड बी रॉन्ग एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कभी ये मत कहिएगा सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। आप बस ये कह दे वी कैन क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग सब्जेक्ट, बट इन रियलिटी सब्जेक्ट इज देयर। अब आप सुनिएगा जो पूरी डेफिनेशन है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज सब्जेक्ट। मुख्तलिफ किताबों की डेफिनेशन में आपके सामने मेरे दिमाग में है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। In imperative sentence, subject is usually hidden. In imperative sentence, we don't use subject. In imperative sentence, subject is obvious. That's why we don't use it. हम जिससे मुखातिब होते हैं, हम जिससे बात कर रहे होते हैं, वो हमारे सामने है। अगर वो हमारे सामने है तो मुझे बताइए, क्या हमें यू लगाने की जरूरत है? नहीं। बात सुनो मेरी, लिसन टू मी। बात सुनो मेरी। मैं ये क्यों कहूं कि भाई बात सुनो, यू लिसन टू मी, ये कहने की जरूरत है मुझे? यू लिसन टू मी। मैं सिर्फ No, क्या sir. कह दूं? मैं सिर्फ ये कह दूं लिसन टू मी, टॉक टू मी, आंसर मी। मेरे लिए ये कहना काफी नहीं है? बिल्कुल काफी है सर। तो बस आज के बाद यू का इस्तेमाल इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको करने की जरूरत नहीं है सर। वो तो हम वैसे भी नहीं करते थे। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है? गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, अब 10 लोग खड़े हैं, फर्ज करें 10 पीपल आर स्टैंडिंग, और आपको किसी से मुखातिब होना है, किसी से आप बात करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? अली से आपको बात करनी है, तो आप थर्ड पर्सन का नाम ले सकते हैं। अली, हाँ जी बाजी बोले, स्विच ऑफ द लाइट। अली, स्विच ऑफ द लाइट। अब आप देखें, क्या मैंने एस और ईएस फॉर्म का इस्तेमाल किया? क्या मैंने एस और ईएस फॉर्म का इस्तेमाल किया कहीं पर? No, sir. नहीं किया, क्योंकि मैं अभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? अली, स्विच ऑफ द लाइट। अली, स्विच ऑफ द लाइट। अब अगर, और देखिए, सारा, सारा लिसन टू मी, सारा लिसन टू मी। अगर मैं ये बात यूं कहूं, सारा लिसन टू मी, और अगर यही बात मैं यूं कह दूं, सारा लिसन्स टू मी, सिर्फ मैंने क्या लगा दिया? S. एस। तो मेरे सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क हो गया। Yes, sir. सारा लिसन टू मी, सारा मेरी बात सुनो। सारा लिसन्स टू मी, सारा मेरी बात
सुनती है। सुन आ गई बात समझ? यानी कि सर एक एस और एक ईएस ना लगाने से जुमले की मीनिंग्स में तब्दीली आ जाती है, बिल्कुल बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, और आते हुए आपने खुद अपनी आंखों से कानों से देख भी लिया। ठीक है, अब आपको गुस्सा आ रहा है, तुम अपना मुंह बंद रखो। यू शट अप, यू शट अप। गुस्सा आ रहा है आपको, यू शट अप, यू शट अप। होता है ना, गुस्से में आते हैं तो यू का इस्तेमाल आपकी जबान से होता है। तुम यहां से चली जाओ, यू गेट लॉस्ट। सुना भी होगा, बोला भी होगा। यू यू सिट डाउन, यू सिट अप। याद आ रहे हैं स्कूल के मिस के जुमले जो आपको मिस बोलती थी, खड़ी हो जाओ तुम, होमवर्क नहीं किया तुमने, यू स्टैंड अप। अब आपकी ससुराल वाले आ गए, अरे आप लीजिए ना, यू हैव यू जस्ट हैव सम कबाब्स। बच्ची ने अपने हाथ से बताए, अरे आप लीजिए ना, यू जस्ट सिट हियर, आप यहाँ बैठिए पुप्पी, आप, अरे नहीं भाई हम नीचे सही है, अरे नहीं, अरे बात तो सुने सर, बात तो सुन ले सर, आप एक दफा तो बात सुनते ही नहीं है सर आप। यू जस्ट लिसन टू मी सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर। आप क्या कर रहे हैं, आबादा कर रहे हैं। सर बात तो सुन ले सर, ऐसा तो थोड़ी नहीं होता है सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, एक दफा तो सुन ले सर। तो यू का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं जब हम किसी को आमादा करते हैं, ठीक है ना। हम यू का इस्तेमाल जब भी करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती हमने देखी है, वो गलती क्या है देखें। बेटा आप खड़े मत हो, यू डोंट स्टैंड अप। तुम बातें नहीं करो, यू डोंट टॉक। तुम चिल्लाओ मत, तुम चिल्लाओ मत, तुम चिल्लाओ मत। क्या होगा, तुम चिल्लाओ मत, you don't shout, यू डोंट शाउट। तुम चिल्लाओ मत, यू डोंट शाउट। तुम बातें नहीं करो, यू डोंट टॉक। तुम मत जाओ, यू डोंट गो। सारे जुमले गलत। क्यों सर? डोंट यू शाउट, डोंट यू स्टैंड अप, डोंट यू रेज योर हैंड। तुम अपना हाथ मत उठाना, तुम मत जाओ, तुम बातें नहीं करो। हम कहते थे यू डोंट, आपकी फॉर्मेशन गलत है। आज के बाद क्या होगी फॉर्मेशन? आज के बाद आप क्या बोलेंगे? Don't. डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू शाउट। आ गई बात समझ? याद रहेगी बात? yes sir, चल, Yes, sir. मेरा आपसे एक और सवाल, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? सोच समझ के बताइएगा। कर सकते हैं, अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल होगा सर। आप बताएंगे अब yes कैसे? सब्जेक्ट it can, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, उनके दो नाम है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट refers to something, indirect object refers to somebody। अब समथिंग क्या चीज है और somebody क्या चीज है, इसको समझ लीजिए। आपने अपने भाई को ढूंढ रही थी,
भाई आपको छत पे मिला, आपने चुपके से देखा, तो आपने, अब आप क्या कहेंगे? वो फोन पे लगा हुआ था, बातें कर रहा था, he is talking to somebody या he is talking to something? somebody, he is talking to somebody. अच्छा, आप ऊपर गए छत पर, तो आपने भाई को देखा वो कोने में बैठा हुआ है और उसके मुंह में कुछ है और हाथ में भी कुछ है। अब आप क्या कहेंगे? he is eating something या he is eating somebody? something. he is eating something. अच्छा, इसी तरह से अगर आपने देखा उसके हाथ में एक डंडा है और वो किसी जानवर के पीछे भाग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? he is killing something या he is killing somebody? somebody, नहीं, डंडा है छत के ऊपर, उसके जानवर के पीछे भाग रहा, he is killing somebody और something। जब भी जानवर की बात हो तो समथिंग। और आप गई तो वो एक बड़ी सी राइफल लेके वो निशाना लगा के खड़ा हुआ है, तो अब आप क्या कहेंगी? he is killing somebody या he is killing something? Something. बड़ी सी राइफल लिया हुआ है, निशाना ले रहा है किसी का। वो सामने जो वाली जो रहती है ना, उसके अब्बा को उड़ा है, वो उसके अब्बा शादी के लिए राजी नहीं होते, मैंने कहा ठीक है इनको उड़ा देते हैं। somebody, he is killing somebody। बाद में आपको पता, हकीकत पता चली वो चिड़िया का शिकार कर रहा था, ठीक है ना। चले, he is killing something भी हो सकता है, he is killing somebody भी हो सकता है। अब आपको somebody something का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। I like somebody होगा या I like something होगा? I like somebody, मेरी बेगम जानती है I like सारा, कुछ कहती नहीं है, वो उसका ज़र्फ है, बर्दाश्त करती है। I like सारा, लेकिन उसको ये भी पता है कि मुझे बिरयानी पसंद है। I like something, समथिंग भी हो सकता है, somebody भी हो सकता है। I teach somebody या I teach something? दोनों हो सकता है सर। दोनों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। I teach English, I teach सारा। I want somebody, I want something। both, दोनों हो सकता है। दोनों दोनों हो सकते हैं। I want सारा, I want बिरयानी। बिरयानी। चले, खाने का टाइम चल रहा है। I ask a question और I ask अली। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को आप मर्ज कर दें, इन दोनों सेंटेंसेस को एक कर दें। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। अब इस फॉर्मूले को याद रखें, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दो, देखिएगा। अब ये फॉर्मूले के मुताबिक आपको इनको मर्ज करना है। क्या कह रहा है ये? समथिंग अगर पहले आएगा, समथिंग को अगर आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको टू या फिर फॉर लगाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है आपके पास, समथिंग टू और समथिंग फॉर, और उसके बाद समबडी। इसी तरह से अगर आप समबडी को पहले लेकर आते हैं तो उसके बाद आप समथिंग लगाएंगे। समबडी समथिंग, समबडी समथिंग। समबडी पहले आ गया, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। समथिंग पहले आएगा तो प्रेपोजिशन लाजमी तौर पर लगाना पड़ेगा। अब ये भी हमें याद करना पड़ेगा कि टू कब आएगा और फॉर कब आएगा। टू किन वर्ब्स के बाद टू आता है, किन वर्ब्स के बाद फॉर आता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। देखिए, आई आस्क अ क्वेश्चन, ये वर्ब फैसला करता है कि टू आएगा या फॉर आएगा। आई आस्क अ क्वेश्चन, आपने समथिंग क्या हो गया? अ क्वेश्चन, उसके बाद आपने टू लगाया, फिर समबडी लगा दिया। देखें, समथिंग टू समबडी, समथिंग टू समबडी। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, आप अली को पहले ले आइए। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई आस्क अली अ क्वेश्चन। टू हट गया। जब somebody पहले आएगा तो आपको टू की जरूरत नहीं है।
अब क्वेश्चन पहले आएगा तो टू लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले तो समथिंग। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। कौन सा सेंटेंस आपके लिए कॉमन है? कॉमनली क्या सुना है आप लोगों ने? I gave a lecture to Sadia. I gave a lecture to Sadia. I gave Sadia a lecture. I teach Ali. I teach Ali. I teach English. Somebody और something दोनों आ रहे हैं। अब इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो बताइए कौन सा ज्यादा सुना है आप लोगों ने? आखिर के दो सेंटेंसेस देखें। I teach English to Ali. I teach I English to Ali, ये ज्यादा सुना है मेरे ख्याल से। क्या No, कहते sir, I teach English. हैं? I teach Ali English, ये ज्यादा सुना है आपने? No, sir, I teach English to Ali. ये ज्यादा सुना, लेकिन कोई भी सुना, दोनों सही। आई टीच अली इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू अली, लेकिन जो ज्यादा मैंने सुना है आई टीच इंग्लिश टू अली। ठीक है। नहीं बेटा, पश्तो हमें समझ नहीं आती, ओनली उर्दू एंड इंग्लिश। आई विल बाय यू अ कार, आई विल बाय अ कार फॉर यू। आई विल बाय यू अ कार, आई विल बाय अ कार फॉर यू। I will buy a car for you. आई विल, दो बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तुम्हारे Sir, लिए both मैं तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदूंगा। आई विल बाय यू अ कार, आई विल बाय अ कार फॉर यू। पहले आईफोन 15 तो खरीद ले, उसके बाद गाड़ी की बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। सर एक सवाल है, जी पूछिए। सर आपने पहले कहा एक ऑब्जेक्ट, फिर आपने कहा दो ऑब्जेक्ट, अब आप कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं। सर समझ नहीं आ रही बात, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट आएंगे? चले अच्छा मान लिया, पता चल भी गया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ टू आएगा या फोर आएगा? तो बेटा कुछ बातें तो पता चलने वाली होती है, कुछ बातें रट्टे लगाने वाली भी होती है। टू आएगा या फोर आएगा, इसके लिए तो आपको लगाना पड़ेगा रट्टा। वो सर अभी आपको एक असाइनमेंट देंगे, उस पे आपको काम करना होगा। एक दिन बैठ के उसका रट्टा लगाइए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि टू किन वर्ब्स के साथ आएगा और फोर किन वर्ब्स के साथ आएगा। अब पहले तो समझिए ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एक भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो मतलब नहीं ले सकते, वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा सर अगर नहीं लेते तो फिर वो क्या लेते हैं? वो अपने बाद एडजेक्टिव ले लेते हैं, प्रेपोजिशन ले लेते हैं, एडवर्ब ले लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेते। और जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, बताइए उन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? बताइए, अभी बताया मैंने। जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, intransitive verbs. इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा, क्या ऐसे वर्ब्स का पैसिव बनाना मुमकिन है? याद करें बचपन की बातें। आई ईट एन एप्पल, आई किल्ड अ स्नेक। क्या ये मुमकिन है कि हम इनका पैसिव बना सकें? पैसिव Yes, के sir. अंदर क्यों, याद करें, पैसिव में सबसे पहला काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ब्याज जब आप एक सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रही हैं, तो बताइए क्या उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होगा? हाँ हाँ सर, नहीं बना सकते, नो नो सर।
जानी ही नहीं है। जनरल नॉलेज हो गई है आपकी ये। इसमें कोई इतनी कोई बहुत बड़ी साइंस मैंने नहीं बता दी, जनरल नॉलेज है आप लोग कि देखें सर, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, और जो वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हम उनको पैसिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती हैं, मैं कहता हूँ मेरी 4 क्लासेस ले तो लो बेसिक्स की, फिर तुम्हारे सारे खुश फहमियां गलत फहमियां दूर हो जाएगी कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। ये बेसिक है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो ये प्रोफेशनल लेवल की बेसिक्स है जो बेसिक टू एडवांस चलती है, तो जिसमें हर टॉपिक के अंदर आपको एडवांस पॉइंट दिखता है। लोग समझते हैं पहले हम बेसिक पढ़ेंगे फिर हम एडवांस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिक टू एडवांस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी टॉपिक को इस प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बेसिक टू एडवांस पॉइंट ही डिस्कस करते हैं। समझ रहे बात? हम अगर आपसे आज का सेशन चल रहा है तो ये बेसिक टू एडवांस बात हो रही है। मैंने आपको एक बेसिक बात भी बता दी और मैंने उसके अंदर एक एडवांस पॉइंट को भी शामिल किया। तो हर पॉइंट हर लेक्चर में इसी तरह से हम बात करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब वो तो बताइए टू और फॉर कहाँ आता है? बता रहे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? नहीं सर, तड़पन हो रही है, याद करना है हमें। ये लीजिए, आपके नोट्स के अंदर ये लिस्ट शामिल है, आप चेक कीजिएगा, आपके पास जो पीडीएफ है उसके अंदर ये लिस्ट मौजूद है। वर्ब्स दैट टेक डबल ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। और डबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर ट्रांजैक्शन वर्ड्स, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने पास सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और डबल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब आपके पास डबल ऑब्जेक्ट्स आ रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब ये देखिएगा, कॉस्ट अ लॉट द रिपेयर मी, क्या आप इससे कोई सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? कॉस्ट अ लॉट द रिपेयर मी। हाँ भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। The repair cost a lot. और सोचें, जोड़े जोड़े, दोबारा जोड़े, पजल है ये आपके लिए। The repair cost, the repair a lot. No. यही हमारे The जहन, repair, The repair cost me a the lot. repair me cost a lot. अस्तगफुरुल्लाह, The repair द cost me a lot. ये चीज, द रिपेयर कॉस्ट मी अ लॉट, द जी रिपेयर सर। कॉस्ट मी अ लॉट। अच्छा, नेक्स्ट, गेट डिड यू अ ड्रिंक मी। Did you get drink for? get me a, did you get me a drink? डिड यू गेट मी अ ड्रिंक। अगर इस तरह की आपको और एक्सरसाइजेस मिल जाएं तो क्या आप वर्ड ऑर्गेनाइज कर लेंगे? मजा आता है इसमें, Yes दिमाग। sir. I will forward you after this session at 5 o'clock. You me teach a new song can. Can you teach me a new song? Can you teach me a new song? Pass the salt me. The salt pass me. Pass me Pass me the salt. Pass me the salt. अब देखिए, ये बड़ा इफेक्टिव होता है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने में। आपकी जो फॉर्मेशन है ना वो बर्बाद हुई हुई है, तो उस फॉर्मेशन को सही करने का ये वक्त है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखिए, जो मेरे फर्स्ट 2 3 4 वीक्स होते हैं ना,
they help you to understand language. Once you have understood language, you will never face problem in your life. हमारे जो उस्ताद थे, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे, उन्होंने हमेशा हमें बेसिक्स पे बहुत फोकस करवाया। कह लगे यार आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है ना, यू विल नेवर बी डिफीटेड। कोई आपको कभी कोई हरा नहीं सकेगा। यू विल बी नेवर डिफीटेड, आप कभी हारेंगे नहीं। कोई ऐसा आपके सामने नहीं आएगा जो कहे तुम्हें कुछ नहीं आता। यू नो बेटर देन अदर्स। एमए इंग्लिश को क्रॉस कर लेंगे आप इस कोर्स करने के बाद। एमए इंग्लिश को क्रॉस करने का मतलब ये कि एक बंदा जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, आपकी नॉलेज उससे कहीं ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो लिटरेचर पढ़कर आया और आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। Language is a different thing. Literature and linguistics are two different fields. Prepositional phrase with to. अब सर वो verbs कौन से हैं बता भी दीजिए, आ गए आपकी जिंदगी में? देखें, award, offer, send. देखिए यहाँ लिखा है send money to you. ऐसा मुझे कुछ कोई बता सकता है? मैं इसमें से टू को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। अनम, क्या ये मुमकिन है? मैं इसमें से टू को ड्रॉप कर दूं। टू किस तरह से गायब करूं? आई सेंड सम मनी टू यू। यू को मैं पहले लाना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि सम मनी जो है वो बाद में चला जाए। ऐसा मुमकिन है? Yes, sir. बताइए। I send I sent you some money. I sent you some money. Sam brought some flowers to you. क्या इसको आप ऐसा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टू हटा सकते हैं? yes sir. Sam brought you some flowers. Sam brought you some flowers. आ रही है बात समझ? अब ये आपके वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। दिस इज कॉल्ड वर्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस फॉर्मेशन, जो आहिस्ता आहिस्ता भी आप लोग सीख रहे हैं। अब इन वर्ड्स को आप बैठ के याद करेंगे और इन सारे सेंटेंसेस में से टू को हटा दीजिएगा, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये वो वर्ब्स है जिनके साथ हम फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई पोर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। इसमें से फॉर को हटाइए। हटाइए। I poured you a glass of water. I poured you a glass of water. I poured you a glass of water. Sally booked a table for us. इसमें से for हटाइए। Sally booked us a table. Sally booked us a table. आ गई बात समझ? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास इस तरह की एक बड़ी अच्छी पिक्चर, ये पिक्चर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे देता हूँ, अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मिली है मुझे इंग्लिश फॉर एवरीवन से। ये एक बाकायदा पूरी किताब है। उस किताब में से मुझे ये बड़ा अच्छा लगे, बहुत अच्छी किताब है ये। उस किताब में से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया है। शी सेड लेंड सम मनी टू हर सन। अब आप यहाँ पर देखिए, शी लेंड सम मनी टू हर सन। जिस तरह से ये एक्सप्लेन करता है ना, हर बच्चे को बात समझ आती है कि देखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर चला गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ गया, और जब आप ऐसा करेंगे नीचे देखें लिखा हुआ है द preposition is dropped when the order of the objects is reversed. वही बात मैंने आपको समझाई है। कल को आप किसी भी अंग्रेजी की किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो आप हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल होंगे। देखिए नीचे लिखा हुआ है री राइट द सेंटेंस करेक्टिंग द एरर्स। ही बॉट अ हाउस हिज डॉटर। तो आपको गलती समझ आ रही है कि गलती क्या है? ही बॉट अ हाउस फॉर हिज डॉटर। फॉर नहीं लगाया। अब दूसरा देखिए, वी गेव टू देम सम कैंडी। क्या गलती है? गलती सही दूर कीजिए, इसमें से जो चीज गलत है उसको हटा दीजिए। We gave them some candies. वी गेव देम सम कैंडी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ टू लिखा रहे, अपनी टू को ना छेड़े आप।
दूसरा ऑप्शन, Sir, we say like that we gave them some candies to her. नहीं नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। सम कैंडी को उठाकर इधर लिया गया, टू देम को अपनी जगह लिखा रहने We दीजिए। gave some candy to them. वी गेव सम कैंडी टू देम, ये भी तो हो सकता है ना। नीचे देखिए, बारबरा गेव इट मी, इसमें क्या होगा? सही है, Barbara gave it to me. गेव इट Gave it to me. टू मी। आ गई बात समझ? तो अब आप देखें, आप ये एक्सरसाइज, हर तरह की एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। सर कल क्या पढ़ाएंगे आप? कल हम पढ़ाएंगे आपको प्रोनाउन फैमिली। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप मुझे रात 8 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। अभी आपके पास एक और लिंक आ रहा है, उससे आप अपने डिस्कशन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Please tell me the book name, sir. कौन सी बुक बेटा?